हाँ, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज आर्क। और आज दर्शकों की डिमांड पे काफी समय से रिक्वेस्ट की विशाल जी यूपीएससी की तैयारी 3 साल से कर रहे हैं। उनके पास ऐसे तो टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कीमती समय में से उन्होंने एक 15-20 मिनट का स्लॉट निकाला। हमारे जो भी बच्चे थे उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से उस क्वेश्चंस के बारे में विशाल जी का राय जानने की कोशिश करेंगे। विशाल जी को खासा एक्सपीरियंस है इस बारे में, 3 साल से वो तैयारी करते आ रहे हैं। 3 साल के रिजल्ट्स को उन्होंने एनालिसिस भी किया है। तो पहला सवाल जो है, जो बच्चों ने ही पूछा है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर होल्ड अ प्रेस्टिजियस पोजीशन इन आवर कंट्री, बट with increasing corruption and lesser number of educated politicians, is it worth to spend so much hours preparing for IAS and later bending down to these corrupt politicians? Civil servants at the end can just suggest changes, but at the end, implementation is done by the parties in power. So once you are an IAS, how would you want to bring in good change in the system? तो पहला सवाल उन्होंने यही कहा है कि आजकल करप्शन इतना हो गया कि आईएएस और आईपीएस नेताओं की कठपुतली साबित हो गए हैं। तो क्या मोटिवेट करता है आपको मेहनत करने के लिए इस समय में भी? और अगर आप आईएएस बनते हैं आने वाले अगले साल, तो आप कैसे चेंज ला पाएंगे सिस्टम में? हाय शाश्वत, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। और अभी के सिचुएशन को कंसिडर करते हुए ये मतलब लोगों में आना जाहिर सी बात है। बहुत लोगों के मन में यह डाउट आता है। इनफैक्ट जब मैं इसकी तैयारी शुरू कर रहा था, मेरे घर पे भी ये कहा गया कि मतलब बहुत से सुसाइड केसेस भी आईपीएस ऑफिसर्स में साबित हुए हैं। बट हमारा जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो इस तरीके से लिखा गया है। जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि ये एक बहुत ही फेमस लाइन है, आपने सुनी भी होगी कहीं, कि जो हमारा देश है ये ब्यूरोक्रेट से चलता है। इस देश की यही खासियत रही है हमेशा से। ये जो देश की जो भी भाग दौड़ हम संभालते हैं, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से लेके एक जिला पंचायत की स्कीम तक, ये सारा कुछ जो भी बिल्कुल होता है सही तो कहा ये एक आपने। ब्यूरोक्रेट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये जो भी कुछ होता है ये ब्यूरोक्रेट्स का होता है। और इसका होना इसका होना और हमारे जितना भी करप्शन हुआ या जो भी चीजें हुआ, करप्शन बढ़ा है पिछले काफी सालों में, मानता हूँ बात को। लेकिन जो भी डेवलपमेंट हमारे देश ने देखी है, जो भी प्रोग्रेस ने हमारे देश ने देखी है, इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है वो 5 साल के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट का जो क्या कहे, जो ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो ढांचा ये दिया गया है एक सिस्टम को, एक जो अप्रोच है, आईएएस आईपीएस एसडीएम जितने भी लोग आते हैं इसमें, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और रहा बात करप्शन की, तो बहुत ऐसे लोग हैं और उन्होंने अपने एग्जाम्पल भी सेट करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अशोक खेमका जिन पे एक मूवी बनी है रेड, जिसको आप देखेंगे, नवीन सिकेरा एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं जो जब यूपी में पोस्ट हुए थे तो मतलब मैक्सिमम क्राइम उन्होंने वहां पे खत्म कर दिया था। जी तो हाँ, जी हाँ। मानता हूँ इस बात को कि करप्शन कहीं ना कहीं आता है, और ये लोगों का एक स्वाभाविक होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के दम पे ये करना और उनके जी हाँ। इशारों पे नाचना एक वैलिड पॉइंट होता है। बट कहीं ना कहीं मैं इसे सही नहीं मानता। हमारे जो जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस जो भी हैं, वो कंटिन्यूसली लगे हुए हैं अपनी कंट्री के लिए। और इसी के थ्रू हम एक चेंज ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज। तो मैं इसी में मानता हूँ कि मतलब जो भी हो, और अगर बिल्कुल कल को बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल अगर सही सेवा कहा करने का आपने, मौका बिल्कुल सही मिलेगा कहा। हाँ हाँ। आईएएस आईपीएस की ये में, तो जो भी मेरे पावर में होगा वो डेफिनेटली करूंगा मैं। अच्छा, एक हमारे जो एडिटर साहब हैं, जिनका नाम राजीव रंजन, हमारे साथ आते रहते, काफी वो चाहत से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बीते कुछ सालों से देखा है कि हिंदी माध्यम से परिणाम में कमी आई है। हिंदी माध्यम के लोग नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि एस्टे राइटिंग का कुछ कुछ है। आपको इस बारे में ज्यादा पता होगा। तो उन्होंने कहा कि वो अब आईएएस बनने का ड्रीम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से अच्छा। बच्चे निकल ही नहीं रहे हैं। तो बेकार में अगर वो दूसरी जगह फोकस करे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हमने समझाया उन्हें कि ऐसा ना करें, लेकिन वो आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदी माध्यम से परिणाम में आई कमी की वजह क्या है, और क्या हिंदी माध्यम वाले बच्चों को अब इस साल और पिछले साल के रिजल्ट से डिसहार्टेन होना चाहिए क्या? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले कुछ दशक में, 90 के बाद से जो अंग्रेजी माध्यम है उसमें एक मतलब अंग्रेजी माध्यम का जो कैंडिडेट है वो बढ़ता चला गया हमेशा। मतलब बहुत ही कॉमन लैंग्वेज ऑप्टेड है। बट अगर आप देखेंगे, अगर कोई सेकंड लैंग्वेज, एक्सेप्ट मेरे पास अभी समय नहीं था कि मैं स्टार्ट्स लेकर आ पाऊँ और मुझे सवाल भी पता नहीं थे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, अगर आप गूगल भी करेंगे स्टार्ट्स, तो आपको यही मिलेगा कि अगर इंग्लिश के बाद, अगर अंग्रेजी माध्यम के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अगर निकालता है इसको, मतलब जो क्लियर करने की जो संख्या, जो प्रतिशत है, वो दूसरे अगर किसी सबसे ज्यादा भाषा में है तो वो हिंदी भाषा ही है।
इंग्लिश इंग्लिश भाषा के लोग ज्यादा इसलिए क्लियर कर पाते हैं क्योंकि अटेम्प्ट ज्यादा लोग करते हैं। हिंदी में मतलब प्रतिशत जो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और जितना कि मैं जानता हूँ इसको, अगर आप परसेंटेज में लेंगे जितने लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया है और जितने लोगों का क्लियर हुआ है, और आप इंग्लिश का भी अगर कंपेयर करेंगे जितने लोगों ने इंग्लिश माध्यम से परीक्षा लिखी है और जितने लोगों ने क्लियर किया है, तो कुछ बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं आया है। और इनफैक्ट यूपीएससी ने भी अपने नोटिफिकेशन में और इंटरव्यू में भी आपको माध्यम ज्यादा था चुनने का, ठीक है। तो ये एक अलग बात है कि एक विद द फ्लो इंग्लिश चला आता रहा है, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, बचपन से लोग इंग्लिश से पढ़ाया जाता है, इसलिए हुआ है। बट कहीं कहीं भी किसी भी तरीके से ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता। जैसे अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो जो पैनल मेंबर होते हैं, जो 4 या 5 लोगों का पैनल मेंबर होता है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आप किसी में भी आंसर कर सकते हैं। बट अगर आप कोई थर्ड लैंग्वेज लेते हैं, तमिल, उर्दू या जो भी प्रिस्क्राइब रहता है यूपीएससी के जो लिस्ट में, उसमें से आपको एक इंटरप्रेटर दिया जाता है अलग से, जो आपके आंसर्स को इंटरप्रेट करके पैनल को समझाता है, ठीक है। सो वो अगर आप कंसिडर करना चाहें तो मतलब ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली लोगों का ये मानना होता है कि उसके वजह से जो कनेक्टिविटी होती है पैनल मेंबर के साथ वो थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल बट बिल्कुल। हिंदी माध्यम में कुछ ऐसा ज्यादा ये नहीं रहा। और आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, विजन एक आईएएस विजन आईएएस करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं जानता हूँ, और बहुत से हैं, वो हिंदी माध्यम में भी कोचिंग ऑफर कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं, इस साल भी मैं जहां तक जानता हूँ कि एक का है, नाम मुझे याद नहीं, सर सिविल सर्विस 2019 की परीक्षा में 150 रैंक आया है उनका, उन्होंने भी हिंदी माध्यम से परीक्षा दी है। 470 रैंक एक का आया है, उन्होंने भी हिंदी माध्यम से परीक्षा क्लियर की है। सो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द ट्रैक लग सकता है क्योंकि बाकी लोग इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ डिमोटिवेट होने का, बिल्कुल ऐसा सही कहा मेरा आपने। मानना है। तो जैसा इस जो अगला सवाल है उसका आंसर तो मैं भी जानता हूँ, तो लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूँ कि डज सोशल लाइफ एंड्स व्हेन यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? डज सोशल लाइफ एंड्स? देखिए, एग्जाम्पल आपको दोनों तरह के मिलेंगे। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2013 की परीक्षा उठाकर देखें, ऑल इंडिया रैंक 18 जो एक है रोमन सैनी, उनके बहुत से मोटिवेशनल टॉक्स हैं, वो उन्होंने अभी एक नया चैनल भी खोला ना अकेडमी। अगर आप उनके टॉक सुनेंगे तो कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि उन्होंने कभी सोशल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज किया। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, लोगों पे डिपेंड करता है, उनके जी हाँ। तरीके पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर मैटर करता है कि मतलब आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। सोशल लाइफ एक जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, और जितना खास करके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस की तो मैं बात करूंगा, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स को देखेंगे तो जो अनसर्टिनिटी है, जो एराटिक बिहेवियर है उसका, कि कहीं से भी कुछ भी पूछना, मतलब यूपीएससी की प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में ये कहा जाता है कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, मतलब मैंने अपने सीनियर से जिसे भी कंसल्ट करा था उनका भी यही कहना था। सो कंसिडरिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न और एराटिक बिहेवियर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और एक ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो ये नहीं मैटर करता आप कितना पढ़ते हैं, ये मैटर करता है कि आपके कॉम्पिटिटर कितना पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही तो कहा अगर आपने। आपके सारे कॉम्पिटिटर्स सोशल लाइफ को छोड़ रहे हैं और 18 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ 18 घंटा कोई मतलब नहीं बनता उसका, तो आपको भी उनके बराबर एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन सबसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बच्चे ने पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर एसे राइटिंग स्किल्स, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट हो चुका है ये स्किल अभी यूपीएससी के टीचर्स के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो इससे इससे मतलब ऐसे राइटिंग के बारे में बताने के से पहले मैं मतलब थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में बात करना चाहूंगा, जो मेंस का स्ट्रक्चर होता है। सो अगर आप मेंस के स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो जो प्रीलिम मतलब सबसे पहला जो प्रीलिम्स होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है। उसमें आप 200 में 200 लाइए, 200 नंबर में 100 लाइए, अगर 100 कट ऑफ है तो उसकी रैंकिंग काउंट नहीं होती है। फिर जब हम आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब जो मेन जिसमें रैंकिंग शुरू होती है, उसका दो कंपलसरी पेपर्स होते हैं जो भी सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, तो उससे बात नहीं करते हैं, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे किसी में। लेकिन जो सबसे पहला पेपर होता है ऐसे का पेपर होता है, फिर जीएस 1 2 3 4, फिर 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। ये सारा मेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बेसिकली 250-250 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो टोटल 1750 मार्क्स होते हैं। सो अगर आप ट्रेंड्स को देखें या किसी भी मतलब लोगों को फॉलो करें, रैंक शीट को या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है वो ऑप्शनल को दी जाती है। और सेकंड नंबर पे अगर सबसे ज्यादा किसी को वैल्यू मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलता है, तो वो ऐसे राइटिंग होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसमें आपको 1000 से 1200 वर्ड्स मिलते हैं। और बिल्कुल सही कंसिडरिंग कह जो रहे आपकी प्रिपरेशन होती है, न्यूज़पेपर वगैरह, आप जो भी आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं और जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि शायद 2018 में कि 19 में उन्होंने पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जो आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो ये आपका एक साइंस एंड टेक जीएस 3 का टॉपिक होता है। तो आप बहुत से साइंस रिपोर्टर हो गया, बहुत से विजन इनसाइट्स आईएएस वगैरह, बहुत से जो कोचिंग मटेरियल्स हैं
उसके ऊपर रिलाई करके उनके मटेरियल्स पढ़ते हैं, तो आपके पास मटेरियल इनफ होता है। आप चाहे तो किताब छाप सकते हैं, आप इतना पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आप जीएस के पेपर से बात करें तो आपको 150 वर्ड मिलता है उसी को आंसर करने के लिए। सो कहीं ना कहीं बहुत से लोग होते हैं उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं, उसको लिख नहीं पाते प्रॉपर तरीके से, इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ देते हैं, तो स्कोरिंग कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ऐसे का जो पार्ट है 250 मार्क्स का, उसमें आपको 1000 से 1200 वर्ड मिलता है एक्सप्रेस करने को। सो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर करें। और जनरली अगर पिछले ट्रेंड्स को देखा है तो 140 के अराउंड अच्छा माना जाता है। और अगर आप कहेंगे कि ऐसे राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना बिस पर आते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है, और मैंने अपने सीनियर से भी कंसल्ट करा, मैं भी इसमें फॉलो करता हूँ, जो ऐसे राइटिंग है ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आप टॉपिक्स को अच्छे से जानते हैं, तो आप डेली एक टॉपिक लेके, खास करके प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को, और ज्यादा फोकस करना पिछले 5 ईयर के ट्रेंड, क्योंकि 2013 में शायद यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है। सो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती है, आप कहीं भी फॉलो करें तो ये होता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस, जो टॉपिक्स होते हैं, वो आपके जीएस के 4 पेपर, जो मतलब 1 2 3 4, उसी में से किसी को उठा, जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा, ये आपके जीएस 3 का पेपर है। फिर जी हाँ एक जी। 2014 या 15 में एक टॉपिक आया था कि मतलब जो सब्सिडीज दिए जाती गवर्नमेंट के बजाय उसको, तो ये आपके जीएस 3 इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहा है। फिर कभी किसी क्वेश्चन कोई पॉलिटी को लेके पूछ देते हैं। तो आपको ऐसे के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। जब आप जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब आप अच्छे से जीएस के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपको एम्पल मटेरियल मिल जाता है, जी ठीक हाँ, है। बिल्कुल सही कह लोगों रहे में हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मटेरियल क्या पढ़े या क्या ना पढ़े। लेकिन जब आप एक्चुअल तैयारी में जाते हो, आपको पता लगता है कि मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा, मार्केट में एम्पल मटेरियल मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी मटेरियल की। लेकिन उसको छाट करके स्ट्रक्चर कर पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसे के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। इनिशियली आप जीएस के चारों पेपर्स को बहुत अच्छे से करें, बहुत ज्यादा अच्छे से, एटलीस्ट 2 रीडिंग तो एक सब्जेक्ट को जरूर दें। उसके बाद आपको एसेज में आराम से कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद आप 2 महीने पहले मेंस के, प्रीलिम्स के बाद आप आराम से उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मोर देन एनफ होता है। बच्चों, एक सवाल आया था कि इज इट ट्रू दैट अपर लिमिट ऑफ एज फॉर जनरल इज गोइंग टू बी डिक्रीज टू 27 इयर्स? ओके, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है कि जो यंगर कैंडिडेट्स होते हैं वो यूपीएससी के द्वारा हमेशा प्रेफर किए जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि मतलब यूपीएससी का ये मानना होता है कि अगर आप यंग एज में हो, मतलब 24 25 की एज में हो, तो आपको ट्रेनिंग में मोल्ड करना, आपके थॉट प्रोसेस को बदलना और चैनलाइज करना आपके थॉट्स को कंपेरेटिवली ज्यादा आसान होता है। बट ऐसा कहीं फैक्ट नहीं। और रहा बात ये जो र्यूमर्स आते हैं, एक र्यूमर आता है कि ऑप्शन हट जाएगा। इनफैक्ट एक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि सीसैट जो है, जो अभी की ऑप्शन ये मतलब क्वालिफाइंग किया गया है, इसको 2001 में कमेटी ने रिकमेंड कर दिया था कि इसको क्वालिफाइंग कर देते हैं, बट वो हाँ इम्प्लीमेंट हाँ। होते होते 10 साल लग गए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें आते हैं, कोई कहता है ऑप्शन हटा देना चाहिए, कोई कहता है अपर एज लिमिट घटा देनी चाहिए। सो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फेट है, ये आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप था कि अगर फॉर एग्जांपल आप साइंस से हो, कुछ लोग साइंस से होते हैं, कुछ किसी की फिजिक्स पे अच्छी पकड़ होती है, बट लोग कहते हैं कि नहीं, इनका सवाल काफी टफ आता है, हमें जनरल टॉपिक से लेने चाहिए। तो क्या आपका मानना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स लेने चाहिए कि अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं इजीली? था कि मैंने जैसे स्ट्रक्चर बताया कि 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। सो ऑप्शनल जो है आपका 500 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। सो पेपर 1 पेपर 2 आपको देना पड़ता है। सो ऑप्शनल बहुत बड़ा ही रीजन प्ले करता है। अगर आप रैंक 1 को देखो चाहे रैंक 500 देखो, उनके जीएस में लगभग सेम मार्क्स होते हैं, जी हाँ। हार्डली 20 या 25 मार्क्स का अंतर होता है। बट वो ऑप्शनल बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर आपके जी ऑप्शनल हाँ, में टू बिल्कुल एटी सही टू कह रहे हैं। नाइनटी आ गए, और आपने अगर किसी के 100 या 120 आए, तो वो आउट ऑफ द रेस हो जाता है सीधा सीधा। सो देखिए, सबसे पहला होता है आपको अगर ऑप्शन चुनना है, तो सबसे पहला अगर कोई सोली चीज मैटर करती है तो वो होती है आपकी इंटरेस्ट, ठीक है, रादर देन आपका बैकग्राउंड क्या रह चुका है। कि बहुत से लोग, बहुत से इंजीनियर्स होते हैं जो, जिनको पता नहीं इंजीनियरिंग क्यों कर रहे होते हैं, बट उनका ऑप्शन सब्जेक्ट कुछ और होता है, ठीक है। सो यूपीएससी ये बहुत ही ज्यादा, मतलब हर एक ऑलमोस्ट एवरी लिटरेचर लैंग्वेज, एवरी आर्ट सब्जेक्ट, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में भी 2 सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर करती है एज एन ऑप्शनल पेपर, अगर आप लेना चाहें तो। सो मेरा मानना है कि सबसे पहला अगर कोई रीजन है ऑप्शन चुनने का, सो वो आपको सबसे पहले चीज देखनी चाहिए कि आपकी इंटरेस्ट उसमें होनी चाहिए, कि बिल्कुल आपका सही जो कह रहे हैं इंटरेस्ट है वो उसमें एकदम होना चाहिए। आप। दूसरी चीज है कि आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में उसको रिलेटेड सोर्सेज अवेलेबल है या नहीं। अगर मैंने समझ लीजिए संस्कृत ऑप्शन ले लिया, और यहाँ अगर मुझे कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिली, अच्छा कुछ करने को नहीं मिला, क्योंकि देखिए यूपीएससी जो एक जनरलाइज मार्किंग फॉलो करती है, ये नहीं कि संस्कृत के स्टूडेंट हो तो आपकी रैंक लिस्ट अलग बनेगी, आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हो तो आपकी रैंक लिस्ट अलग बनेगी। बिल्कुल वो सही एक कह रहे जनरल रैंक देती है इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शंस। सो ये 2 चीजें प्राइम फैक्टर्स होती हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड
में कैसा चल रहा है। लेकिन जैसे अभी आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन बना हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी पिछले 2-3 सालों से टॉप रैंकर्स भी ले रहे हैं और उसका सिलेबस भी बहुत जल्दी खत्म होता है, छोटा सिलेबस है और कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा आसान होता है। कुछ लोग होते हैं जो सोशियोलॉजी प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे आप जीएस के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ज्योग्राफी सबसे ज्यादा ऑप्टेड ऑप्शन है, इनफैक्ट मेरा भी ऑप्शन वही है ज्योग्राफी, क्योंकि वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। आर्ट्स है लेकिन एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, तो रादर देन डेल्विंग इनटू द इक्वेशंस और वो सारी चीजें, मैथमेटिक्स को हटा दिया जाए तो लॉजिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। सो बहुत से इंजीनियर्स मेरी तरह हैं और बहुत से लोग भी इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो कुछ भी रीजन हो, आपका सबसे पहला रीजन होना चाहिए आपका इंटरेस्ट, दूसरा मार्केट में अवेलेबल सोर्सेज, और तीसरा आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप पहले सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस आपके जुबान पे होने चाहिए कि क्या हाँ सिलेबस है। जैसे हाँ। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो पता है मुझे सिलेबस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। सिलेबस पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है या नहीं, आप कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं। जैसे आप ज्योग्राफी के अगर क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंसर कर पाओगे ऑप्शनल के सवाल, बट आपने अगर स्कूल डेज में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल टाइम से आप कुछ रिलेट कर पाओगे, आपको एक इंटरेस्ट आ जा पाएगा उसमें। सो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। अब ऐसे लोग हैं बहुत ऑप्शन चेंज भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप सीधा एक ही ऑप्शन में दे सकते हो, बट इंटरेस्ट प्राइम फैक्टर होता है, सबसे ज्यादा प्राइम प्राइम फैक्टर होता है इसमें देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छा इंसाइट आपने दिया यूपीएससी के बारे में, और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हम सभी जानते हैं कि अगले साल हम एक आईएएस से बात करेंगे, जब आप क्लियर कर चुके होंगे, आपकी ट्रेनिंग के बाद हम आपसे फिर ज्वाइन होंगे, अपने दर्शकों को आपसे बातचीत करवाएंगे, लाइव जुड़ाएंगे। अभी तो कुछ रीजन से हम लाइव तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन जरूर अगले साल एक आईएएस ऑफिसर से हमारी बात हो रही होगी, है ना। तो चलते हैं विशाल, अगले साल जरूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और दर्शकों को भी आप कुछ एक आखिरी कुछ संदेश देना चाहें तो दे सकते अ, सबसे पहले ये कहूंगा कि मतलब बहुत से रीजन होंगे आपको छोड़ने के लिए, मतलब हैं। रीजन एक, मतलब बहुत से रीजन होंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दें। आप लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग एग्जाम है, सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम रहा है। आपको लोग मिलेंगे, जैसे एक मेरा, मतलब जैसे मैं अपने एक सीनियर को जानता हूँ जो अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में है एक्चुअली। उन्होंने एक बात की थी, उनका एक फ्रेंड था, वो कहता था कि वो 16 घंटे डेली का पढ़ाई करता है हफ्ते में सारे दिन, और उसका प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। तो आपको बहुत से स्टोरीज मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि इस एग्जाम का सक्सेस रेट कम है और ब्ला ब्ला, बहुत से रीजन होंगे। बट आपको बस वो एक रीजन ढूंढना है जो आपको पता हो कि आपको क्यों इस एग्जाम से स्टिक करना है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर मोटिवेशन देखोगे, इंस्पिरेशन देखोगे, चाय वाला, कूली वाला, मतलब इनफैक्ट सोसाइटी के हर एक कोने से, हर एक तबके के लोगों ने बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी इस एग्जाम को क्लियर करा है। सो एक लेम रीजन जैसे कोचिंग नहीं होना या मतलब कुछ भी ऐसा होना, ये मेरे को नहीं लगता इस चीज को मैटर करता है या डिफाइन करता है, क्योंकि एग्जाम की मेहनत है, मतलब मेहनत मांगती है एग्जाम, बहुत हाँ मांगती है, हाँ। खून पसीना सब बहुत। मांगती है, बट जो इसके जो पर्क्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और मैं ये करना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और प्लीज या मतलब किसी भी तरीके से, मतलब जब तक, इनफैक्ट एटलीस्ट 2 या 3 अटेम्प्ट तो किसी को भी जो अगर फोकस कर रहा है इस एग्जाम में तो उसको एकदम देना चाहिए। उसके बाद भले वो कुछ और देख सकता है, बट 2 साल एटलीस्ट डेडिकेटेड प्रिपरेशन और 2-3 अटेम्प्ट के बाद ही उसे गिव अप करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे, ना कि किसी के बोलने पे, ना ही किसी और तरीके के प्रेशर पे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत ही वीक फाइनेंशियल कंडीशन से भी इस एग्जाम को क्लियर करा है, ठीक है। चाहे वो एज हो 35 के लोग भी तो आपको मिलेंगे जिन्होंने क्लियर करा है, 21 के लोग भी मिलेंगे जिन्होंने क्लियर करा है, आईएएस के बेटे मिलेंगे जिन्होंने क्लियर करा है, चाय वाले के बेटे मिलेंगे जिन्होंने क्लियर करा है। बहुत सो सही एक बात बहुत बोली ही आपने। डाइवर्स फील्ड है, बहुत मतलब मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए लोगों का, सेल्फ मोटिवेटेड बनिए। और मैं जरूर चाहूंगा कि अगर मुझे कभी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिले, अगर मैं अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कर पाऊँ, अपने सीनियर से कांटेक्ट कर पाऊँ, तो कोई खुद के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और वो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हमारी तरह कैरियर बैकग्राउंड से आते हैं। तो कोशिश करूंगा उनसे अगर आपकी बात करा पाऊँ, और जरूर आपको अगर हम कभी अगले इंटरेस्ट हो। साल आपसे बात करेंगे जब आप ऐसे मुकाम पे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना भरोसा के लिए। जरूर, अगर आप आपको ऐसा आपके हुआ एग्जाम के तो। लिए शुभकामनाएं। तो चलते हैं।